जेनेटिक्स क्या होती है? जेनेटिक्स साइंस की ही ब्रांच है, मोस्टली बायोलॉजी की। तो इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक, जेनेटिक्स एक सिंपल सी बात कि ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि उन कैरेक्टर्स के साथ डील कर सकती है, पेरेंट्स से लेके जो बच्चों में आया करते। अब शुरू में कोई नहीं जानता था जेनेटिक्स के बारे में, तो जेनेटिक्स के बारे में जिन्होंने हमें बताया वो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इसलिए उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम भी दे दिया गया। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन। एक शब्द आता है इनहेरिटेंस। देखो हर चीज को ना अपना अलग मतलब हुआ करता है। तो इनहेरिटेंस जो करेक्टर पेरेंट से बच्चों में पास हो रहे हैं उस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब ऐसे के ऐसे तो सारे के सारे करेक्टर नहीं आ जाते, उन करेक्टर्स को पेरेंट्स में से बच्चों में पहुंचते समय कुछ वेरिएशंस भी आ जाया करते हैं। तो ये डिग्री है उन करेक्टर्स की। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी आर डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स। कितना डिफरेंस है वही कितना वेरिएशन है, हम ये वाली बात कहेंगे। ठीक है, अब फिजियोलॉजी में वेरिएशन हो सकती है, मतलब वर्किंग में। मॉर्फोलॉजी में वेरिएशंस आ सकते हैं, मतलब अपीयरेंस में। ठीक है, इनको बिहेवियर में वेरिएशन आ सकते हैं, और यहां तक कि थोड़े बहुत एनाटमी में भी चेंज आ सकता है, इंटरनल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं। इसीलिए जो इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज, उनमें थोड़े थोड़े से डिफरेंस फिर भी देखने को मिल जाया करते हैं, है ना। तो आखिर ये क्यों होते हैं, ये वेरिएशंस क्यों एराइज होते हैं? तो वेरिएशंस आर एराइजिंग ड्यू टू शफलिंग या रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम। जो जैसा ऑर्डर है उससे थोड़ा सा क्रोमोसोम में बदलाव हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर के समय बदलाव हो जाता है, जिससे म्यूटेशन आ जाते हैं। और इस म्यूटेशन आने का कारण एनवायरमेंटल इफेक्ट भी हो सकता है। तो वेरिएशन में रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम हुई, चाहे वो एनवायरमेंटल हो चाहे वो किसी तरीके से बायोलॉजिकल। ये वेरिएशन और इनहेरिटेंस की बात हुई। अब इसमें मेंडल्स के लॉ पढ़ने को मिलते हैं। मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए गार्डन पीस पर। ठीक है, 1856 से लेके 1863 तक 7 साल तक गार्डन पी प्लांट पर मेंडल जी एक्सपेरिमेंट करते रहे, और इसी बेसिस पर उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए, जिनको हम आज भी पढ़ते हैं, जो बहुत ऑथेंटिक हैं वो सारे लॉज। उन्होंने सिलेक्ट किए 2 करेक्टर, ठीक है, जिनके करेक्टर तो कई थे लेकिन अपोजिट टू होना चाहिए ट्रेट। जैसे हाइट ले लिया तो हाइट छोटी भी हो सकती है और हाइट बड़ी भी हो सकती है, इस तरह से करेक्टर्स उन्होंने लिए मेंडल ने। तो कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट एंड सिलेक्टेड द करेक्टर्स दैट हैज 2 अपोजिंग ट्रेट्स। ठीक है, एंड कंडक्टेड हिज ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज। 14 किस्म के मटर के पौधों पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए। ये 14 करेक्टर, जो 14 करेक्टर हैं, ऐसे थे कि हर कोई अपना 2 अपोजिट ट्रेट रखा करता था। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? 14 प्योर ब्रीडिंग लाइन पे उन्होंने किया। तो ये ट्रू ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है? मैंने कहा 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस वाला पी करेक्टर लिया। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है, इट मीन्स द ब्रीडिंग लाइन विच has undergone continuous self pollination,
जिसमें हमने एक भी क्रॉस पॉलिनेशन ना कराया हो, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन कराते हुए और हम इसको स्टडी किया, तो ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन है। जिससे सेल्फ पॉलिनेशन कराने से लगातार क्या होगा, स्टेबल ट्रेट्स इनहेरिटेंस रुक जाएगा, उसमें जो उसके खास कैरेक्टर हैं वही शो होते रहेंगे। ठीक है, तो सेल पॉलिनेशन किया और स्टेबल ट्रेट्स इनहेरिटेंस को शो किया। अब आप कहोगे कि उन्होंने मटर के पौधे ही क्यों सिलेक्ट किए, गाजर मूली या टिंडा तो नहीं ले लेते, आसपास मिलते हैं, मटर महंगी है 200 रुपए किलो, सस्ते पे कर देते। अरे भाई सारे करेक्टर नहीं मिल रहे थे, और हर जगह सब चीज नहीं मिलती, मटर हर समय मिल जाएगी। तो रीजंस फॉर सिलेक्टिंग गार्डन पी, रीजन क्या था, पहला रीजन था दे आर इजीली अवेलेबल ऑन लार्ज स्केल एंड एवरीवेयर, कहीं भी कितनी भी ढेर सारी उपलब्ध है। ठीक है, और मेनी वेराइटीज ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी बात ये थी कि बहुत सारी वैरायटी है मटर के पौधों की, कोई एक आध वैरायटी नहीं है, और उनमें सेल पॉलिनेशन भी हो सकता है, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। मटर के पौधे को चुनने के पीछे एक ये भी खास बात थी कि सेल पॉलिनेशन भी हो जाता है उनमें, और उनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाता है, और उनका छोटा जीवन चक्र था, एक साल में 2-3 पीढ़ियां स्टडी की जा सकती हैं। अब अगर इनहेरिटेंस स्टडी की जा रही है तो एक जनरेशन में तो समझ में आएगी नहीं भाई। ठीक है, कई जनरेशन होनी चाहिए उसकी। अब मेंडल ने इसमें जब अपना हाइब्रिडाइजेशन का प्रयोग कर लिया और मेंडल इसमें सफल हुआ, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आखिर उनका रीजन क्या था सक्सेस के पीछे, मेंडल की सक्सेस के पीछे। मेंडल कभी जल्दबाजी नहीं करते थे, एक बार में एक करेक्टर स्टडी किया। अब जैसे पता है फ्रेगमेंट में करो, एक एक करेक्टर करके 14 करेक्टर को स्टडी करो, बाद में 14 के 14 मिला दो, हो गए। अब आपको लर्निंग करना है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक करो, 2-2 नंबर के करो, जरूरी है इकट्ठे ढेर सारे फैलाओ, इसी से तो सेल्फ कंसंट्रेट होके आप याद कर सकते हैं ढेर सारी चीजें। तो ही स्टडीड वन करेक्टर एट ए टाइम, ये वाली बात तो हम भी मेंडल से सीख सकते हैं कि भैया एक बार में एक करेक्टर की स्टडी करनी है। ठीक है, अच्छा, और उस समय जितनी भी अवेलेबल टेक्निक थी उन्होंने वो कि क्रॉस पॉलिनेशन कैसे भी ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होने दिया। ठीक है, जिससे अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन आके ना मिक्स हो जाएं, सिर्फ डिजायरेबल पॉलन ग्रेन से उन्होंने पॉलिनेशन कराया। ये इसकी सफलता के पीछे बड़ा कारण रहा। ठीक है, और एक बायोलॉजिस्ट होते हुए उन्होंने मैथ यूज कर दिया साइंस के अंदर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना, ये वाला फॉर्मूला उन्होंने यूज किया। तो ही अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो स्टैट को यूज किया, स्टैट यूज करने से उन्होंने रिजल्ट्स निकाले, मैथमेटिक फार्मूला लगाया, और वो रिजल्ट बिल्कुल मैथ के अकॉर्डिंग भी ठीक बैठ रहा था। उस समय लोगों ने बड़ा विरोध किया, एक बायोलॉजिस्ट होके मैथ के फार्मूले यूज कर रहा है, लेकिन वो अपनी बात पे अड़े रहे, भले ही उन्हें सफलता मिली, देर से मिली लेकिन मिली। ठीक है, और 14 ब्रीडिंग लाइन है, इसका मतलब 7 सिलेक्टेड कंट्रास्टिंग ट्रेट उन्होंने ले ली। ठीक है, 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट मेंडल यूज कर रहे थे, और अपने एक्सपेरिमेंट करके सबके सामने ला दिया, और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आ गए, जिसके आधार पे आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सारे के सारे पढ़े। अब उन्होंने जब ये क्रॉस कर रहे थे, क्रॉसेस 2 तरीके से किए जा सकते हैं,
कैसे किए जा सकते हैं? एक तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है जिसमें सिर्फ एक करेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस किया जाता है। ठीक है, कि हमने हाइट को ध्यान में ले लिया और टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस करा दिया, सिंगल करेक्टर का क्रॉस करा दिया। ठीक है, उन्होंने उनको टॉल और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराया, उनके बीज इकट्ठे किए, उन बीज को अगली जनरेशन के लिए यूज किया, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन तो अभी नहीं कराया है, सिर्फ ये देखा कि उन बीज से नए पौधे कैसे आ रहे हैं। F1। तो टॉल प्लांट जब ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया जाता है तो जो पहली जनरेशन आई सारे के सारे लंबे पौधे थे। इस बात से उन्होंने ये सिद्ध किया कि लंबे पौधे उसको डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस आया। जो पावरफुल करेक्टर है, जो डोमिनेंट करेक्टर है, वो पहले शो होगा, और जो रेसेसिव करेक्टर है वो अपने आप को शो नहीं कर पाएगा। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। ठीक है, तो पहला नियम आ गया। मेंडल ने क्या देखा? ही ऑब्जर्व्ड ऑल द प्लांट इन फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फीलियल वर टॉल। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आ गया। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी रहे। क्या अपवाद रहे इसके? कि अगर आपने जैसे कुत्ता देखा हो, तो अगर सफेद कुत्ते का काली कुतिया से क्रॉस कराया गया, तो अगर सारे काले आते हैं तो काला डोमिनेंट है, लेकिन जो उनके बच्चे पैदा हुए, कुछ काले कुछ सफेद, और कुछ पे काले और सफेद पैचेस हुए, जब काले और सफेद पैचेस धब्बे आ रहे हैं तो दोनों करेक्टर ही शो कर रहे हैं, ये को डोमिनेंस हुआ। ठीक है, और अगर लाल फूल वालों का सफेद फूल वालों से क्रॉस कराया तो सारे लाल आने चाहिए, लेकिन एक इंटरमीडिएट प्राप्त हो रहा है, जो गुलाबी कलर के फूल प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे डोमिनेंस पूरा नहीं हो पाया, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। बात समझ में आ रही है आपको? इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के बारे में यस और नो कह सकते हैं, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। यस यस सर। तो बच्चों, जब इन्होंने ये कर लिया, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनके एक्सेप्शन आ गए, उनको स्टडी किया। अच्छा, मेंडल कभी ये नहीं जान पाए कि ये जो जीन होता है ये क्या होता है। वो जीन शब्द यूज ही नहीं करते थे। जीन शब्द पसंद नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा आपसे, लेकिन वो जीन शब्द यूज करते ही नहीं थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उन्हें जीन के बारे में जानकारी नहीं थी। बात समझ में आ रही है बच्चों? जीन की जानकारी ना होने की वजह से वो कहते थे कोई ऐसा फैक्टर है जो कि इसके अंदर काम कर रहा है, उस फैक्टर को ही अब जीन कहा जाता है। बात समझ में आई? तो ये डिफरेंस ये ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वो जीन के बारे में नहीं बता पाए उस समय, लेकिन एक फैक्टर टर्म तो उन्होंने दे ही दिया जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो जीन क्या होता है आखिर आपके हिसाब से? जीन क्या होगा? जीन होता है डीएनए का टुकड़ा और यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जो करेक्टर्स को पीढ़ी दर पीढ़ी अगली जनरेशन में ले जाया करता है, वो जीन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस उन्होंने यस कहा सर। ये फैक्टर्स होते हैं जो अगली जनरेशन में जाते हैं, उन्हीं फैक्टर को आज हम जीन कहा करते हैं। ठीक है, तो जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अच्छा, क्या करता है जीन? इट कंटेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द करेक्टर। ठीक है, ए पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए एक पर्टिकुलर जीन चाहिएगा। ठीक है, जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर, उसे एलील कहते हैं। ठीक है, तो जीन विच codes for a pair of contrasting traits
आर नोन एज आर कॉल्ड एलील्स या एलल्स आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ए सेम जीन, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, ठीक है बच्चों, जीन और एलील का ये डिफरेंस हुआ। अब अगर हमको हाइट के लिए बात करें तो हाइट को एक जीन मान के चलो, इनका कंट्रास्ट क्या हो सकता है, छोटी हाइट बड़ी हाइट, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये एक हाइट के लिए दो टी यूज हो गए, तो ये एलल्स कहलाएंगे, ठीक है, एक जीन के दो एल। अगर दोनों समान एलील्स या एलल्स हैं उनको होमोजाइगस कहेंगे, और अगर एक कैपिटल है और एक स्मॉल है उनको हेटेरोजाइगस कहेंगे। हम हमेशा कैपिटल से उसको शो करेंगे जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है, और रिसेसिव से उसे शो करेंगे, सॉरी स्मॉल लेटर से, स्मॉल से उसे शो करेंगे जो कि रिसेसिव कैरेक्टर हुआ करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये छोटी छोटी बातें थी, यहां तक कि तो आप बहुत ढंग से जानते हो। अगर हम क्रॉस को टी टी स्मॉल टी टी इनके आधार पे क्रॉस करके दिखा रहे हैं, इनसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम जीन को शो कर रहे हैं, तो उसको हम जीनोटाइप लिखेंगे। अगर हम ये टी टी वगैरह ना लिखते हुए डायरेक्ट टॉल एंड ड्वार्फ लिखें, यानी फिजिकल अपीयरेंस का जिक्र करें, तो हम उसको फिनोटाइप कहेंगे। आप मुझे देख रहे हो, ये मेरा आप फिनोटाइप देख रहे हो, ठीक है। दूसरा जीनोटाइप वो आप नहीं देख सकते, उसको कॉपी में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। अब मटर का लंबा पौधा टॉल पी प्लांट, मटर का छोटा पौधा ड्वार्फ पी प्लांट, जो उनसे बच्चा हुआ पहली जनरेशन में तो टॉल ही होगा। अब वो टॉल दोनों कैपिटल टीटी है या दोनों स्मॉल टीटी है, ये हमें पता लगाने के लिए क्रॉस करना पड़ता है, जिसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इज टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस between an individual with dominant trait and a recessive organism, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट वाले का रिसेसिव वाले से हम कराएंगे, जो बच्चा पैदा हुआ वो डोमिनेंट दिख रहा है, ठीक है, और जो पेरेंट्स दो लिए थे रिसेसिव वाले से हमने क्रॉस उनमें से उसका करा दिया, इसको टेस्ट क्रॉस कहा जाता है, ठीक है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेदर द डोमिनेंट ट्रेट इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। देखो, कैपिटल टी है तब भी डोमिनेंट है, कैपिटल स्मॉल टी है तब भी डोमिनेंट है। अब एक होमोजाइगस है एक हेटेरोजाइगस है, कैसे बताएं ये, ठीक है। अब बच्चे को देख के, लंबे पौधे को देख के तो हमें तो फिनोटाइप दिख रहा है, जीन कैसे पता लगाएं, एक पीढ़ी का इंतजार करना होगा, उसी पौधे का क्रॉस उसके रिसेसिव पेरेंट से कराना होगा। अगली जनरेशन में हम देखेंगे कि किस तरह के पौधे आ रहे हैं, 100% टॉल आ रहे हैं या 50% टॉल और 50% ड्वार्फ आ रहे हैं। अगर 100% टॉल आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि जो बच्चा था फर्स्ट फिलियल का वो डोमिनेंट था, कैपिटल टीटी वाला होमोजाइगस था, और 50-50% का रेशियो आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो रेसेसिव यानी हेटेरोजाइगस था। इज दैट क्लियर? अब इन क्रॉसेस को समझने के लिए एक स्क्वायर बनाया जाता है, जिससे हम रेशियो आसानी से पता लगा लेते हैं। उस स्क्वायर को पनेट स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय द पेरेंट्स, formation of zygote can be easily studied, understood by Punnett square, ठीक है। It was given by a British geneticist, अंग्रेज वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, जिसका नाम था रेजिनाल्ड सी पनट। नाम याद रखना होगा, रेजिनाल्ड सी पनट, ठीक है।
It is a graphical representation used to probability of all possible genotype of offspring in a genetic cross. एक जेनेटिक क्रॉस में जितनी पॉसिबल जीनोटाइप हैं उनको बड़ी आसानी से रेजिनाल्ड सी पनट के द्वारा बनाए गए ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन से पढ़ा जा सकता है, जिसको पनट स्क्वायर कहा जा सकता है। बात समझ में आ गई आपको? पनट स्क्वायर तक तो आ गई। यस सर। यस सर। एविडेंस दर्शाते रहे, ठीक है, ऐसा ना हो कि 4-6 भाग जाएं, सो जाएं, मैं चीखे मारूं। तो पहला मैंने आपको डोमिनेंस बताया कि फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर खुद को शो करता है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। एक आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उन्होंने बताया कि जब पहली जनरेशन में जो बच्चे पैदा हुए उन्हीं का आपस में क्रॉस करा दिया जाए, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया जाए, तो जो दूसरी पीढ़ी आती है उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर अलग हो जाते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर अलग हो जाते हैं, और 3:1 के रेशियो में अगर 100 पौधे आए तो 75 पौधे डोमिनेंट यानी टॉल नजर आएंगे, 25 पौधे रिसेसिव यानी शॉर्ट नजर आएंगे। इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है, ठीक है। अब डेविएशंस इन लॉ से कौन सी थी? एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस रेडी, इसका डेविएशन मैंने बताया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर मैं कलर वाली जब मैंने बात की थी तो स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर के पौधे को इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। और कोडोमिनेंस की बात करें तो हमारा ब्लड ग्रुप। अब देखो, ब्लड ग्रुप में ए ब्लड ग्रुप होता है और बी ब्लड ग्रुप होता है, बाकी का कुछ नहीं होता है। लेकिन जब ए खुद को शो करे तो डोमिनेंट है, बी खुद को शो करे तो डोमिनेंट है, दोनों एक साथ शो कर दें तो कोडोमिनेंस है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा क्लासिकल एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का और डेविएशंस का, ठीक है बच्चों। अब लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की बात। लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज का मतलब है जीन एक क्रोमोसोम से कितनी फोर्स से आपस में चिपकी हुई है। जितनी टाइटली पैक होगी उतनी मुश्किल से वो अगली जनरेशन में जीन जा पाएगी। पहले तो ये वाली बात आप ध्यान रखना, ठीक है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के ऊपर मॉर्गन ने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ढेर सारे डाई हाइब्रिड क्रॉसेस किए ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला फलों पर बैठने वाली मक्खी है, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर कहा जाता है। और उसमें उन जीन्स को उन्होंने स्टडी किया जो सेक्स लिंक्ड थे। उन्होंने एक फलों की मक्खी ली जिसकी पीली आंखें थी, पीली बॉडी थी, येलो बॉडी वाली फलों की मक्खी ली जिसकी सफेद आंखें, येलो बॉडीड व्हाइट आइड। ध्यान रखोगे, पीली शरीर सफेद आंखों वाली। अब बताती है ये मेल था या फीमेल था, तो ये फीमेल थी। और फिर इनके हस्बैंड कैसे थे, उनकी भी आपको आंखें और शरीर याद रखना पड़ेगा। तो ब्राउन बॉडीड रेड आइड। तो उन्होंने मिलेनोगास्टर ड्रोसोफिला लिया, एक मेल एक फीमेल क्रॉस कराया। फीमेल कैसी थी? येलो बॉडी, पीला शरीर, सफेद आंखें। और मेल कैसा था? ब्राउन, भूरा शरीर और लाल आंखें। और इनका आपस में क्रॉस कराया, F1 प्रोजेनी को देखा। उन्होंने देखा कि जब अगली जनरेशन आई तो 2 जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली।
दो जीन को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से अलग चला जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। और जो रेशो आ रहा था वो 9:3:3:1 से डेविएट कर रहा था। उन्होंने कहा ये करेक्टर आया क्यों नहीं, ये छुट के आना चाहिए था, ये कहां पर ऊपर लिंक रह गया। इसी चीज को उन्होंने लिंकेज नाम दे दिया कि भैया रेशियो पूरा नहीं आ रहा, तो ये जो जीन है ये लिंक्ड जीन है, ये छूट नहीं पा रहे हैं, यही प्रोसेस लिंकेज कहलाया। ठीक है। अब जीन जब आते हैं जेनेटिक मटेरियल कहलाते हैं, उनका रीअरेंजमेंट ही रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। तो रिकॉम्बिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ द रीअरेंजमेंट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज में डिफरेंस समझ में आ गया। अब ये जो नई जनरेशन आएगी जो नॉन पेरेंटल जीन की है, देखो पेरेंटल जीन अगर आ गए तो वो तो मां का जीन आ गया और बाप का जीन आ गया। जो नया करेक्टर शो हो रहा है वो रीअरेंजमेंट होने से आया होगा। ठीक है। उनको न्यू करेक्टर कहा जा सकता है, न्यू जीन कॉम्बिनेशन कहा जाता है, नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ठीक है। यही रिकॉम्बिनेशन है। ठीक है। when genes are located on the same chromosome they are tightly packed and show less linkage। ठीक है। this is responsible for variation। अगर आपने बुक में एक डायग्राम देखोगे, क्रोमोसोम बने हुए हैं, इनमें पास पास में जीन है, किसी में दूर दूर जीन है। जिसमें पास पास जीन है वो लिंक्ड है, रेशियो कम आएगा। जिनमें दूर दूर जीन है आसानी से टूट जाएंगे, रेशियो ज्यादा जाएगा। ठीक है। बात समझ में आ गई आपको रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज की? यस सर। यस सर। अच्छा, अब पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस की बात करेंगे। इंसानों की बात करें, क्या दो ही करेक्टर है एक इंसान में? एक लंबा है एक बौना है, एक टॉल है एक ड्वार्फ है? नहीं। In human we don't have the tall and the short people only, we have a different range of character as well। तो अब ये मटर की तरह से तो नहीं रहा, होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट है, कोई लंबा कोई थोड़ा लंबा, ज्यादा लंबा और छोटा। मटर के पौधे में तो दो ही तरह के पाए जाएंगे। ठीक है। तो सच ट्रेट्स, इंसानों की बात करूं तो, आर रेगुलेटेड कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स, तभी तो अलग अलग ट्रेट्स आ रहे हैं। ठीक है। एंड आर कॉल्ड एज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऐसे ट्रेट, अब लंबाई 6 फीट 5 फीट 4 फीट, किसी की 3 फीट, तो पॉलीजेनिक ट्रेट हो गया। अगर दो जीन से ही काम हो रहा होता तो 6 फीट वाले और 4 फीट वाले होते, ऐसा नहीं। इस इनहेरिटेंस को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का नाम दिया गया है। एक चीज होती है प्लियोट्रॉपी, ये तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस था। अब प्लियोट्रॉपी की बात करें। प्लियोट्रॉपी में समटाइम अ सिंगल जीन, अभी मैंने बहुत सारी जीन की जिक्र किया, इनमें एक ही जीन कई सारे कैरेक्टर को शो करता है। तो समटाइम अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस। ठीक है। सच ए जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। ओके। जैसे इससे तो बीमारियां हो जाती हैं, खैर बहुत सारी, मेटाबॉलिक पाथवे पे असर पड़ता है। प्लियोट्रॉप जीन की वजह से ही फिनाइल कीटोन यूरिया नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन, इंसानों के अंदर सेक्स डिटरमाइन करने के लिए
सेक्स क्रोमोसोम है। 23 पेयर होता है, 22 पेयर तो ऑटोसोम है, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम है जो डिफरेंट है, एक्स और वाई। वही डिसाइड करता है। अगर वाई आ जाता है तो मेल बनेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सबका इंसानों की तरह से ही थोड़ी हो जाता है, ठीक है। साइटोलॉजिकल इफेक्ट भी हुआ करते हैं, एनवायरमेंटल इफेक्ट भी हुआ करते हैं। 1891 में हैन किंग ने इंसेक्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन स्टडी किया और एक खास तरह का स्पेसिफिक पर्टिकुलर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर खोजा, ठीक है। न्यूक्लियस में एक खास चीज की खोज की। हैनकिंग ट्रेस्ड ए स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन ए फ्यू इंसेक्ट। सारे इंसेक्ट में नहीं था, लेकिन वो कुछ इंसेक्ट में ये न्यूक्लियस में एक छोटा सा चेंज था। उन्होंने कहा कि ये स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो है लोकेटेड है 50% ऑफ स्पर्म ओनली। स्पर्मेटोजेनेसिस को उन्होंने स्टडी किया और 50% स्पर्म पे उन्होंने ये स्ट्रक्चर पाया। किसने? हैनकिंग ने। उन्होंने इसको एक्स बॉडी नाम दिया, बट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। अरे भैया स्टडी कर रहे हो तो कुछ ढूंढ रहे हो, उसका सिग्निफिकेंस बता दो ना। कि देखो इंसेक्ट में जो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बने 50% पे खास स्ट्रक्चर है जिसको हम एक्स बॉडी कहते हैं, बाकी 50% पे नहीं। इसी के आधार पे इंसेक्ट में एक्स नॉट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है, ठीक है। एक्स नॉट, एक्स जीरो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो जो एग फर्टिलाइज्ड होगा एक्स क्रोमोसोम से वो फीमेल हो जाएगा और जो नहीं होगा वो मेल हो जाएगा। एक्स ओ क्रॉस करो, एक्स वाई नहीं है यहाँ पे, एक्स ओ टाइप। ओ का मतलब जीरो मान लो या नथिंग मान लो, ठीक है। जैसे ग्रासोपर है, ग्रासोपर हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम तो है, एंड फीमेल हैव पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम के अलावा एक जोड़ी एक्स एक्स है तो फीमेल है, ऑटोसोम के अलावा सिर्फ एक्स है तो वो मेल है, इंसेक्ट में या ग्रासोपर के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ चंद बातें ली